हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम बात करेंगे क्रोची का अभिव्यंजना सिद्धांत। तो क्रोची का अभिव्यंजना सिद्धांत पर बात करने से पहले आपको ये समझना होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगी और बुक में ही मैंने अपने नोट्स बना दिए, तो वो चीज़ें आपको समझाते जाऊंगी। बहुत ज़्यादा फालतू आपको कुछ नहीं समझाने वाली, जो भी इम्पॉर्टेंट है और जो साधारण भाषा में आपको समझ में आ जाए बिल्कुल उसी तरह आपको समझाने की प्रयास करूँगी। क्रोची के अभिव्यंजनावाद की मूल स्थापनाओं पर प्रकाश डालिए। एक तो इस तरह का प्रश्न आता है और ये प्रश्न 20 नंबर का लगभग आता है आपके, ठीक है। उसके बाद आता है क्रोची के अभिव्यंजना सिद्धांत की शक्ति सीमा का विवेचन कीजिए। तो इस पर प्रश्न आता है, आप इस पर लिख सकते हैं। और उसके से ये 2000 यहाँ पे अभी 2 साल पुराना जो क्वेश्चन पेपर है 2020 का, उसमें भी ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, संक्षिप्त टिप्पणियां आ सकती हैं कि अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्तिवाद का साम्य और वैषम्य बताइए, तो उस पर मैं आपको अभी बताऊंगी। और अभिव्यंजनावाद की जो समीक्षा पद्धति है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखिए, चेतना को इस प्रकार चरम सत्य मानते हुए, मतलब जो क्रोचे हैं, क्रोचे ने क्या किया, जीवन व्यवहार में इसकी 4 मूलभूत क्रियाओं का उल्लेख किया है। उसमें से 2 क्रियाएं सैद्धांतिक या ज्ञानपरक होती हैं और 2 क्रियाएं व्यवहारिक और स्वचालित होती हैं। यानी कि जो क्रोचे हैं उन्होंने चेतना को क्या किया है, 2 प्रकार से बांटा है। एक तो उसे सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक, जैसा कि ये नीचे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है, आरेख में। एक चेतना की जो क्रियाएं होती है, क्रोचे ने उसे सैद्धांतिक रूप में और व्यवहारिक रूप में बांटा है। और जो सैद्धांतिक है उसके भी 2 पार्ट्स किए हैं। उसका एक सहज अनुभूति अभिव्यंजना होता है और एक अवधारणात्मक होता है। वहीं व्यवहारिक जो होता है वो एक सामान्य स्वेच्छा चालित क्रियाएं होती हैं और दूसरा नैतिक क्रियाएं होती है। व्यवहारिक जो होती है उसे आप आर्थिक भी कह सकते हैं, और बाकी उसका जो दूसरा पार्ट होता है वो नैतिक क्रियाएं होती हैं, जिसको अभी मैं आपको विस्तार से एक एक लाइन समझाऊंगी, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने 2 प्रकार से चेतना यानी चेतना की क्रियाओं को प्रारंभिक स्तर पर सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक क्रियाओं के रूप में विभाजित किया है उन्होंने। और उसके बाद क्या है, इनके उपविभाग जो किए हैं वो हैं, एक तो सहज अनुभूति अभिव्यंजना और एक अवधारणात्मक। और व्यवहारिक क्रिया के 2 विभाग हैं, सामान्य स्वेच्छा चालित क्रिया और नैतिक क्रियाएं, ठीक है। अब सहज अनुभूति अभिव्यंजना, इंस्टीट्यूशन एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशनिज्म जो होता है वो उसे अभिव्यंजनावाद कहते हैं। यह चेतना की सबसे पहली और महत्वपूर्ण क्रिया है। मानव जीवन की सभी प्राथमिक अनुभव इसी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इसमें क्या करें, जैसे जो चेतना की क्रियाएं जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसका सब टॉपिक्स में डिवाइड किया, उसमें सहज अनुभूति जो होता है उसमें क्या होता है कि वो सबसे पहला अनुभव होता है। यानी इसमें अगर एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करें तो किसी चित्र का रंग, रेखाएं, किसी गीत के स्वर जब हम सुनते हैं तो अनायास ही हमें अनुभूति जागती है। इस स्तर पर हम उस रंग, रेखा, स्वरों का विश्लेषण नहीं करते, ना इन कलाकृतियों की विषय वस्तु पर विचार करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं। पर तब जो होता है, जो उसका अगला स्तर होता है, अवधारणा की क्रिया के अंतर्गत जब हम आते हैं, जब अवधारणात्मक प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तब हम उनको ना उसका विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं। पहले तो हम अनुभव करते हैं लेकिन हम एकदम अचेत नहीं होते उसके प्रति, ठीक है, सचेत नहीं होते हैं। तो ये सहज अनुभूति क्या होती है, अपने आप ही, सायास ही, ठीक है। वो गीत जो है हम उसको सुन रहे हैं तो हमें खुशी मिल रही है, तो वो क्या होता है, अभिव्यंजना के पहला स्तर होता है। फिर उसी तरह हम दूसरे स्तर पे जब आते हैं, कंसेप्चुअलाइजेशन होता है। यानी चेतना की यह क्रिया पहली क्रिया के बाद ही संभव हो पाती है। सहज अनुभूति अभिव्यंजना अपने आप होने वाली निराशायी क्रिया होती है, किंतु अवधारणात्मक सोची समझी सायास क्रिया होती है। यानी इसको सोच समझ कर ये क्रिया होती है और ये तर्क पर आधारित होती है, यानी इसमें विश्लेषण आधारित होता है। चेतन तर्क के सहारे सहज अनुभूति का विश्लेषण करते हैं। जो चेतना की क्रियाएं जिन्हें डिवाइड किया गया डिफरेंट पार्ट्स में, उसमें क्या होता है, सहज अनुभूति की विश्लेषण शुरू हो जाता है सेकंड लेवल पे।
इसमें आपसी संबंधों को समझती है। क्रिया के माध्यम से हम सहज अनुभूति के स्तर पर, जो सहज अनुभूति है उसके स्तर से ऊपर उठते हैं और तर्क और बुद्धि के क्षेत्र में क्या करते हैं, हम पहुँचते हैं, बाह्य जगत की ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब तक यह जगत केवल हमारी अनुभूति के विषय रहा था। अवधारणात्मक के माध्यम से हम इसे समझने और विश्लेषित करने लगते हैं। यानी पहले हम अनुभव करते हैं और सेकंड लेवल पे जब हम पहुंचते हैं तो उसका विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं। और सामान्य स्वेच्छाचालित क्रियाएं जो होती है, ये क्रिया क्या व्यवहारिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। पहली वाली जो दो हमने पढ़े वो सैद्धांतिक क्रिया के अंतर्गत आती है, ये व्यवहारिक क्रिया के अंतर्गत आती है। और इसमें क्या होता है कि आर्थिक क्रियाएं, जैसे इसे सामान्य स्वेच्छाचालित क्रियाओं की जगह आप आर्थिक क्रियाएं भी बोल सकते हैं। व्यापार, व्यवसाय, जीवन उपार्जन आदि से संबंधित गतिविधियों में जीवन का यही पक्ष रहता है, ठीक है। और इसी तरह फिर क्या बोलते हैं, नैतिक क्रियाएं आती हैं। व्यवहारिक क्रियाओं में एक आर्थिक क्रियाएं, दूसरी नैतिक क्रियाएं। ये चेतना की सबसे अंतिम क्रिया होती है और इसमें सामान्य जीवन व्यवहार से उठकर विवेक, आदर्श और नैतिकता का भाव सके, क्योंकि इसका सब जो टॉपिक है उससे समझ में आता है आदर्श की बात होती है, नैतिकता का भाव इसमें सक्रिय होता है। इस चेतन जो क्रिया होती है उसमें नैतिकता का भाव सक्रिय होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है क्रोच ने जो चेतना है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर उसको सब उनके पार्ट्स को भी सब टॉपिक्स में डिवाइड किया, उपक्रियाओं में डिवाइड किया और उसके बारे में आपने विस्तार से समझा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और उसके बाद क्या है, प्रसिद्ध महान ग्रंथ है फिलॉसफी ऑफ स्पिरिट, ठीक है। उसमें क्या है, एस्थेटिक सौंदर्य शास्त्र की बात कही गई है, एस्थेटिक सौंदर्य शास्त्र की बात की गई है, लॉजिक की बात की गई है, क्लासिक ऑफ कंडक्ट्स की बात कही गई है, थ्योरी एंड हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। इस तरह क्या है, इस बुक में प्रसिद्ध जो फिलॉसफी ऑफ स्पिरिट है उसमें इसको इसके चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। अब अभिव्यंजना को आप बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। अभिव्यंजना अगर क्रोचे की बात करें तो क्रोचे ने क्या कहा है कि कला को कला के लिए ही महत्व वो देते हैं और उसी कला क्या है, सिर्फ कला के लिए है, अन्य कोई उसका प्रयोजन नहीं है। मतलब क्रोचे जो है वो कलावादी है। क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत चेतना की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण क्रिया सहज अनुभूति अभिव्यंजना पर आधारित है। सिंपल एग्जाम में आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे सहज अनुभूति अभिव्यंजना, ये जो है ये सब दोनों को समान मानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे क्रोचे हैं वो ना किसी ना किसी से प्रभावित होते हैं, उसके बाद फिर अपने मत रखते हैं, है ना। तो इसी तरह क्रोचे है जो हीगल से प्रभावित हुए थे। हीगल ने आत्मा की या चेतना की प्रवृत्तियां जो है उनको तीन पक्षों में बांटा था, ज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और अध्यात्मक। तो इसी आधार पर क्रोचे ने क्या किया, जो आपको मैंने पीछे पढ़ाया है उसी आधार पर इन्होंने ज्ञानात्मक या सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में बांटा, फिर उसको सब टॉपिक्स में बांटा था, ठीक है। और उसके बाद फिर जो हमने पढ़ा उसी का है ये, आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि सहज अनुभूति या फिर अभिव्यंजना दोनों को एक ही मानते हैं क्रोचे। और क्या कहते हैं कि अंतर्गत व्यक्ति को बाह्य जगत के रूप, रंग, रेखा, ध्वनि आदि से क्या होती है, प्रतीति होती है, और किंतु वह इन संवेदनाओं की प्रतीति मात्र होती है, उसका विश्लेषण तार्किक ज्ञान नहीं होता। वो किस में आता है, वो सेकंड लेवल में आता है, ठीक है। वर्गीकरण यदि उस पर वर्गीकरण बौद्धिक तर्क के स्तर पर होता है, यानी सेकंड लेवल पर ये चीज होती है, सहज अनुभूति से भिन्न स्तर है ये। और सहज अनुभूति चेतना की प्राथमिक क्रिया होती है, यह क्रिया सभी प्राणियों में होती है, इसलिए इसका महत्व सबसे अधिक है, यानी सहज अनुभूति का महत्व सबसे अधिक है, ये प्रथम क्रिया होती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर हम देखो जो क्रोचे हैं अभिव्यंजना का चार स्तरों में, अभिव्यंजना का अर्थ अगर हम चार स्तरों में समझें या अभिव्यंजना के चार स्तर, इसे अंतः प्रज्ञा भी कहते हैं, अंतः संवेदना भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, अभिव्यंजना के जो चार स्तर है, पहला स्तर होता है अंतः संस्कार या आत्म संवेदन भी कहते हैं, या फिर इसे इम्प्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। और सेकंड जो होता है वो अभिव्यंजना होता है, और थर्ड होता है अनुपांगिक आनंद, इसको मैं विस्तार से अभी बताऊंगी, ठीक है। और एक होता है अभिव्यक्ति, ठीक है।
और इसको 4 स्तरों में बांट दिया। तो आप ऐसे बोलोगे, जो सृजन होता है, सृजन की प्रक्रिया में 4 स्तरों पर इसे बांटा जाता है। कल्पना पर पड़ने वाला प्रभाव, यानी अंतः संवेदना जो होता है उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, तो अंतः संस्कार से। उसका जो ये कल्पना पर पड़े प्रभाव कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो अंतः संस्कार से, अंतः संवेदना से। कल्पना पर जो प्रभाव पड़ते हैं वो अंतः संवेदना से पड़ते हैं। उसी तरह मानसिक सौंदर्य, फिर इसका सौंदर्य अनुभूति का आनंद और शारीरिक क्रियाओं के रूप में रूपांतरण। यानी कि आप ऐसे भी होगा कि अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, तो शारीरिक क्रिया के जो, जैसे इसमें ये जो पार्ट था थर्ड अभिव्यंजना का जो चौथा स्तर था वो अभिव्यक्ति था, बाह्य अभिव्यक्ति है ना। तो अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, तो शारीरिक क्रिया के रूप में रूपांतरण जो होता है वो अभिव्यक्ति कहलाते हैं। अनुपांगिक जो होता है आनंद जो होता है वो क्या है, तो वो ये सौंदर्य अनुभूति का आनंद होता है। अनुपांगिक जो आनंद होता है उससे सौंदर्य की जो अनुभूति होती है उससे जो आनंद मिलता है उसे अनुपांगिक आनंद कहते हैं। और क्रोचे के विचारों पर हम बात करें तो क्रोचे जो है सभी मनुष्य कवि हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे, ऐसा क्रोचे मानते हैं। पूर्णतः सहज अनुभूति का समर्थन करते हैं वो, और कला का संबंध स्वयं प्रकाश से, सहज अनुभूति से है, ठीक है। और प्रतिभा, ज्ञान और अभिव्यंजना का एक ही क्षण में एक ही साथ मनुष्य में जो उत्पन्न होती है, प्रतिभा ज्ञान जो होता है या अभिव्यंजना जो होती है वो एक ही क्षण में मनुष्य में उत्पन्न होती है, ऐसा क्रोचे मानते हैं। इन्होंने अभिव्यंजनावाद को फिल्टर सिद्धांत की संज्ञा दी है। और जो कला अखंड है, अविभाज्य है, अद्वितीय है, ऐसा क्रोचे मानते हैं। कला रूपगत होती है, ठीक है। अलंकार और अलंकार्य में जो क्रोचे है भेद नहीं मानते हैं। क्रोचे कला को सहज अनुभूति मानते हैं, उसमें सहजता पर ही उनका बल रहता है। सहज अनुभूति अभिव्यंजना कला एक दूसरे का पर्याय है, ऐसा क्रोचे मानते हैं। कला का तात्विक आंगिक विश्लेषण नहीं करना चाहिए, ऐसा क्रोचे का कहना है। और आंतरिक क्रिया से वह मानते हैं। कला क्या है, आंतरिक क्रिया है, बाह्य क्रिया नहीं है, ऐसा क्रोचे बाह्य क्रिया पर विरोध करते हैं क्रोचे, ठीक है। सहज अनुभूति व्यंजना की आंतरिक क्रिया, इस पर क्रोचे इसका समर्थन करते हैं। अभिव्यंजना के सामने रखने वाला भारतीयवाद को क्रोचे वक्रोक्तिवाद कहते हैं। यानी कि वेस्टर्न जो अभिव्यंजनावाद है, एक्सप्रेशनिज्म है, उसे भारतीयवाद में वक्रोक्तिवाद कहते हैं, ठीक है। और अभिव्यंजना वक्रोक्ति में समानता, इस पर प्रश्न आता है। तो दोनों अभिव्यंजना को काव्य का प्राण मानते हैं और दोनों काव्य में कल्पना तत्व को प्रमुखता देते हैं और काव्य को अखंड, अविभाज्य, अद्वितीय मानते हैं। अगर अभिव्यंजना और वक्रोक्ति में विषम्य की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे इसमें डिफरेंस है, लेकिन क्रोचे अलंकार और अलंकार में कोई भेद नहीं मानते हैं, जबकि वक्रोक्तिवादी जो हैं वो अलंकार और अलंकार में भेद मानते हैं। तो ये इसमें वैषम्य है, ठीक है। आलोचना, जब अगर हम बात करें या क्रोचे की जो वक्रोक्ति, ये सहज अनुभूति अभिव्यंजना, उसकी सीमाएं क्या है, समालोचना पर मूल्यांकन पर बात करें तो उस पर सहज अनुभूति अभिव्यंजना और कला को एक ही वे माना, उन्होंने माना है, ये उसकी आलोचना की जाती है। आत्मनिरपेक्षता पर उनकी आलोचना की जाती है, उनके विचार जो हैं। और कला, सृजन और आस्वादन को एक ही वो मानते हैं, ठीक है। अब जो अभिव्यंजना और वक्रोक्ति जो साम्य है उस पर थोड़ा सा विस्तार से उसके नोट्स हैं, देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अभिव्यंजना को वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान माना है, ठीक है। और उसके बाद क्रोचे और कुंतक दोनों ही ने अभिव्यंजना को कला का प्राण तत्व माना है। काव्य में कल्पना तत्व को प्रमुखता दी है इन्होंने, दोनों ने। और अभिव्यंजना को अखंड मानते हैं, अभिव्यंजना जो है वो अखंड है, अद्वितीय है। और वैषम्य की बात करें तो वक्रोक्ति में उक्ति वक्रता पर बल देते हैं, जबकि अभिव्यंजना में उक्ति को काव्य मानते हैं, ठीक है। तो उक्ति को क्या बोलते हैं, उसकी वक्रता पर बल देते हैं, जबकि उसकी अभिव्यंजनावाद में अभिव्यंजना पर उसकी अभिव्यंजना पर बल देते हैं। और वक्रोक्तिवाद के अनुसार काव्य की आत्मा वक्रोक्ति है, जबकि अभिव्यंजनावाद में उसके अनुसार काव्य की आत्मा सहज अनुभूति है। यानी काव्य की आत्मा सहज अनुभूति को मानते हैं और वहीं पे वो वक्रोक्ति को
उसकी काव्य की आत्मा मानते हैं। वक्रोक्तिवाद में बाह्य अभिव्यक्ति पर बल दिया जाता है, जबकि अभिव्यंजनावाद में आंतरिक अभिव्यक्ति पर बल दिया जाता है। ठीक है, वक्रोक्ति में अलंकार, उक्ति, वैदर्भ्य, पूर्ण शैली, कवि कर्म, कौशल आदि काव्य के बाह्य अंगों पर बल दिया जाता है, जबकि अभिव्यंजना में सहज अनुभूति या सहज प्रयोग पर बल दिया जाता है। ठीक है, क्रोचे ने कला और सृजन प्रक्रिया को 4 वर्गों में, वो सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो अभिव्यंजना है उसको, अभिव्यंजना के 4 स्तर मैंने जो बांटे थे उसको भी विस्तार से लिखा हुआ है, तो वो पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, अंत्य संस्कार पहला होता है, अभिव्यंजना का पहला स्तर होता है। किसी भी कलाकृति को देखकर मन में जो पड़ने वाला सहज प्रभाव, उसमें उठने वाले विभिन्न संवेदनाएं अंत्य संस्कार के अंतर्गत सहज अनुभूति को रखा जाता है। वहीं पे अभिव्यंजना क्या है, इसे स्वयं प्रकाश, ज्ञान, सौंदर्य भी कहा जा सकता है। इसमें स्वयं प्रकाश है, ज्ञान संवेग से अलग होता है और संवेग क्षणिक है, अरूप होते हैं। स्वयं प्रकाश क्या करते हैं, ज्ञान को किसी बौद्धिक विचार धारा पर आधारित होता है, यह तो आत्मा की सहज क्रिया है। यानी जहाँ पे हम पहले स्तर पे क्या होते हैं उसे अनुभव करते हैं, दूसरे स्तर पे क्या करते हैं हम इसे जो होता है वो क्षणिक होता है, जबकि ये क्षणिक नहीं होता है, ये विचारधारा पर आधारित होता है, इसे अनुभव किया जाता है। और अनुपांगिक आनंद वो होता है जब अभिव्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है। यह कहा जा सकता है कि अभिव्यंजना के अवसर पर एक विशेष प्रकार का हमें आनंद का अनुभव होता है, जैसे हवा चल रही है, ठीक है, हम देख रहे हैं, लेकिन उस टाइम हमारे अंदर चेतना नहीं जागी। जब बाद में चेतना जागे तो हम उस हवा के ठंडक और शीतलता को महसूस करते हैं, तो उससे हमें क्या आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, तो वो अनुपांगिक आनंद के अंतर्गत आता है। और अभिव्यक्ति, प्रत्येक सहज अनुभूति अवश्य ही अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति से उसका तात्पर्य केवल शाब्दिक अभिव्यंजना से नहीं है, जबकि उसे अशाब्दिक भी हो सकते हैं, जैसे रूप, रंग, रेखा, ध्वनि से भी हम क्या बोलते हैं उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ इतने बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये क्रोचे का वक्रोक्ति सिद्धांत, अभिव्यंजना माफ़ कीजिएगा, क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत बता दिया, और वक्रोक्ति से उसका वैषम्य भी बता दिया, समालोचक क्या कहते हैं, सीमाएं भी बता दी। और ये आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, इस वीडियो को देखेंगे ना, उसके बाद आपको बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसान से आसान भाषा में उन्हें आपको समझाने का प्रयास किया है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, सपोर्ट अस।